भारत में तेल की किल्लत नहीं होगी, भारत को रूस से तेल खरीदने की स्पेशल छूट मिल गई है। उनको एडवांटेज ये है कि वो तेल लेंगे और उस तेल को बेचेंगे, उसको तेल बेचेंगे क्यों? क्योंकि उनके पास रिफाइनरीज मौजूद हैं, वो रिफाइनरीज हैं उनके पास रिफाइनरीज है भाई, और वो समझते हैं कि ये हमें इन रिफाइनरीज का फायदा उठाना चाहिए। तो चले, भारत तो निकल जाएगा, लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, यानी कि पाकिस्तान का क्या होगा? हम ये सोच रहे हैं कि आखिर हम किस तरीके से अपनी जान बचाएंगे, और हमारे यहाँ फ्यूल का जो एक क्राइसिस आ चुका है, आ नहीं रहा है, आ चुका है, उससे हम कैसे निकलेंगे? और वो इतनी रिफाइनरी है कि वो समझते हैं कि ये खुद भी अपना तेल बचाएंगे और दूसरी दुनिया को भी देंगे। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें। अब ईरान के साथ हमारा जो सिविलाइजेशनल हमारा जो रिश्ता है, ईरान ने उसको एक तरह से तवज्जो दी है और हमें अलाउ किया है। हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है? मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। अब जब उनका अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को एकदम से याद आया, हम तो अहले किताब हैं, हमें तो जूस के साथ रहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस के साथ रहना चाहिए। वो तो बदल गए ना 2 मिनट में। तो ये पाकिस्तानियों को क्या है, जो वहां रह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो भी मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता होगा कि इस वक्त जिन कंट्रीज में हलाकतें हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें ईरान के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, जिसपे सबसे ज्यादा हुई हैं, जबकि पाकिस्तान शामिल ही नहीं है इस जंग में, हिस्सा ही नहीं है। 30 के करीब वहां पे कॉन्सुलेट्स पे जो हमले हुए हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी मारे गए हैं। उन्होंने लंबा सोचा इंडिया ने, उन्होंने रिफाइनरीज लगा ली, वो अपने लोगों को भी दे देंगे, दुनिया को भी देंगे, पैसा भी कमाएंगे, बेचेंगे भी और खाएंगे भी, कमाएंगे भी। और जंग शुरू हो गई है मिडल ईस्ट में, हमारे घर में जो है वो लैदा लड़ाई शुरू हो गई है। अब लोगों के पास जब महंगा तेल लेना पड़ेगा तो लोगों ने क्या ईद मनानी है? ये जो है मेरी समझ नहीं आती कि क्या वो नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है टेररिज्म का। कितने पाकिस्तानी, आप सोचें, वॉर ऑन टेरर से आलिया हमारे कितने पाकिस्तानी गए हैं? 70,000 लाइव्स तो उस वक्त हुई थी। मैं 2 चीजें हमारे लोगों को सिखा दी हैं और उनके डीएनए में डाल दी हैं, जबकि हमारे सिविलाइजेशनल डीएनए में तो नहीं है ये नफरतें। हम तो एक प्लूरलिस्टिक इंडस वैली सिविलाइजेशन थे। तो मेरा ये ख्याल है कि इन सब को अपने आप को सोचना पड़ेगा कि रह कहाँ रहे हैं, कर क्या रहे हैं, अपनी दिल खोलें, आंख खोलें। इस वक्त तो जागने का मुकाम आ गया है कि एवरीवन वेक्स अप। और आलिया, आपने अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि मैं तो ये अमेरिका में देख रही हूँ कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रह रहे हैं। आज मैं एक इफ्तार में गई थी, कुछ वहां पर अरब्स का इफ्तार था, कैपिटल हिल में था, और मेरे पास जो बैठे हुए हैं वो वही कह रहे हैं कि देखो ईरान को अटैक कर दिया और नहीं करना। आप अमेरिका में रह रहे हैं, आपको पता है कि आपके प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ, और ये एक मॉरल डिसीजन था। आज कल को अगर ये रिजीम को ना अटैक करते तो वो रिजीम एक न्यूक्लियर पावर बनने वाली थी, और जो कि सबसे पहले, अब हमें पता है, वो सुन्नी वर्ल्ड को अटैक करता। तो तब आप क्या कहते? आप तो सऊदी अरेबिया में, बहुत सारे लोग सऊदी अरेबिया में बैठे। बट टू सी दिस बिगेटरी, मैं चाहूंगी कि हमारे लोग अब कहें कि हमें नफरत की बातें मस्जिदों में नहीं सुननी है, हमें नफरत की बातें नहीं सुननी है, पब्लिश भी नहीं करनी है, और हमें एक नया डॉन करना है। मुस्लिम्स बेहतर हो जाएं, अपने अपने जो मॉरल क्लैरिटी है वो जरा सी क्लीन अप कर लें, और ये देख लें कि उनके लिए बेहतर क्या है। हर कंट्री अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करती है। सऊदी अरेबिया, आपने खुद देखा कि थोड़ा सा वो खिंच गए थे इजराइल से, पहले उनके साथ थे, जब नॉर्मलाइज नहीं हुआ उनके इंटरेस्ट में नहीं था, क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स जो थी, पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ गाजा, तो उन्होंने दूर हो गए। अब जब उनका अटैक हुआ तो सऊदी अरेबिया को एकदम से याद आया, हम तो अहले किताब हैं, हमें तो जूस के साथ रहना चाहिए, हमें क्रिश्चियंस के साथ रहना चाहिए। वो तो बदल गए ना 2 मिनट में। तो ये पाकिस्तानियों को क्या है, जो वहां रह रहे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, जो भी मुस्लिम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपको पता होगा
कि इस वक्त जिन कंट्रीज में हलाकतें हुई हैं, लोग मरे हैं, उसमें ईरान के बाद पाकिस्तान सेकंड नंबर पे, जिसपे सबसे ज्यादा हुई हैं, जबकि पाकिस्तान शामिल ही नहीं है इस जंग में, हिस्सा ही नहीं है। 30 के करीब वहां पे कॉन्सुलेट्स पे जो हमले हुए हैं, उसके अंदर पाकिस्तानी मारे गए हैं। अब देखें आपकी कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो समझती हूँ कि मुझे, मेरा दिल नहीं चाह रहा था मैं ये न्यूज़ देखूं और इसके ऊपर मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें जो है ना, जरूर इसके बारे में कहना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। वो डिप्लोमैट्स हैं, वो हमारी तरह नॉर्मल पीपल हैं जो कि काम कर रहे हैं एम्बेसी में। पॉलिसी तो ऊपर से आती है, तो आप ये क्या कर रहे हैं कि आप भी बन गए रजीम की तरह। जो द रीजन व्हाई इरानियंस वर अटैक्ड, द रजीम वाज क्रेजी, वो बिल्कुल फंडामेंटलिस्ट हो गई थी और वायलेंट हो गई थी। तो ये जो है जाके पाकिस्तान का अगेंस्ट पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट, तो बड़ा उसका भी बहुत अफसोस हुआ आलिया। जब कौमें स्ट्रेटेजिक सोचती हैं तो वो ये फैसला करती हैं कि भाई हमें क्या इम्पोर्टेंट फैसले करने हैं 250 करोड़ के लोगों के लिए। मिसाल के तौर पे एक हमने फैसला किया कि हमें कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी बिल्ड करनी है, क्योंकि इंडिया के साथ हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर पे। फिर हमने देखा कि इंडिया ने कहा जी हमें न्यूक्लियर वेपन्स बनाने हैं, तो हमने सोचा कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। फिर हमें पता चला कि इनके पास मिसाइल भी आ गए हैं और हमारे पास मिसाइल नहीं है, और अगर ये ना हुआ तो ये इंडियन जो लीडरशिप कोई भी कल को पाकिस्तान पे हमला कर सकती है। तो हमने अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री डेटरेंस और न्यूक्लियर डेटरेंस को एस्टैब्लिश किया। भाई बात ठीक हो गई, ज़बरदस्त, हमें करना चाहिए था, क्योंकि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन सिर्फ मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं है, ह्यूमन सिक्योरिटी भी है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम लोगों ने क्या इन्वेस्ट किया है? मिसाल के तौर पे हम ऑयल की बात कर रहे हैं। अब कोई भी मुल्क जो होता है वो जब वो देख रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें इस चीज़ का पता है कि हम तेल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। तो जो चीज़ भी इंपोर्ट की जाती है वो हमेशा एक वल्नरेबल होती है। तो कौमें जो हैं, हमारी लीडरशिप ने इस पे क्या फैसला किया कि हमारे पास कितना तेल है। मतलब एक हफ्ते की जंग ने आपको इस मौके पे लाके खड़ा कर दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो, उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, उसने क्या करना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के उन्होंने कहा जी तेल की स्ट्रेट ऑफ हार्मोस से सप्लाई बंद हो गई है, तो उन्होंने कहा जी ठीक है हम तेल की कीमतें बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। ईरान इजराइल वॉर से तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत में अभी तेल की कीमतें सामान्य है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा जोरों शोरों से कर रहा है कि ईरान इजराइल वॉर से तेल की आपूर्ति से सभी देश प्रभावित हुए हैं और भारत में तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है और पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ चुकी है, जिससे पाकिस्तान मीडिया पूरी तरह से बौखला गया है। साथ ही भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर बेच रहा है। भारत के पास में हाईटेक रिफाइनरी है, जिससे रूसी तेल को आसानी से रिफाइन किया जा सकता है। भारत रूसी कच्चे तेल को रिफाइन करके बेच रहा है और अच्छे पैसे कमा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध से प्रभावित तेल आपूर्ति से भारत को बड़ा अवसर मिला है। भारत ने इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए रूस से सस्ता तेल खरीद कर पूरी दुनिया को बेच रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ा दी है। पाकिस्तान भी चाहता है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदे, लेकिन ये पाकिस्तान के बस में नहीं है।